प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। मैं इस वीडियो में आपके साथ जिस विषय पर चर्चा करूंगा वो है खिलजी वंश के शक्तिशाली और योग्य शासक अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद जो उसके उत्तराधिकारी हुए और उनके बाद जो दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश की स्थापना हुई, उस संदर्भ में हम बात करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि आपको ध्यान है, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको जो खिलजी वंश का जो शक्तिशाली और महत्वपूर्ण शासक है, आपके पाठ्यक्रम की दृष्टि से भी और इतिहास की दृष्टि से भी, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी की जो महत्वपूर्ण जो चैप्टर है वह है अलाउद्दीन खिलजी की उत्तर भारत की विजय, अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण भारत की विजय, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण की नीति। और आप जैसा कि आप जानते हैं 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई और अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद जो उसके उत्तराधिकारी हुए उनमें खिज्र खां, जो उसका बड़ा पुत्र था, अलाउद्दीन खिलजी के बड़े पुत्र को मलिक काफूर ने गद्दी पर नहीं बिठाया, बल्कि उसका जो 5-6 वर्षीय शिहाबुद्दीन उमर, जो अलाउद्दीन खिलजी का अल्पवयस्क पुत्र था, उसको गद्दी पर बिठा दिया। उसके बाद जो शासन की सत्ता उसके बड़े भाई मुबारक शाह खिलजी ने ले ली और अंततः उसने शिहाबुद्दीन उमर को पूरी तरह से पद से, सत्ता से हटा के सारी शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। और मुबारक शाह खिलजी का जो शासनकाल है, जो समय है 1316 से 1320 ईस्वी, 3-3.5 साल के शासनकाल में जो मुबारक शाह खिलजी का शासनकाल है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण स्थान भी रखता है। चाहे आप धार्मिक सत्ता के संदर्भ में देख सकते हैं, शासक की निरंकुशता के संदर्भ में देख सकते हैं। अगर हम मुबारक शाह खिलजी की उपलब्धियों की बात करते हैं तो उसने देवगिरी के शासक हरपाल देव को पराजित किया और उसकी जीवित खाल उधड़वा के उसको मौत के घाट उतार दिया। और दूसरी उसकी जो महत्वपूर्ण उपलब्धि गुजरात विद्रोह का दमन था, उसने गुजरात के विद्रोह का भी दमन किया। उसकी इस सफलताओं के परिणाम स्वरूप शायद उसका दिमाग फिर गया था। तो अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो निरंकुश शासक था अलाउद्दीन खिलजी से भी ज़्यादा वो मुबारक शाह खिलजी था। अब उसके बारे में ऐसे कहा जाता है कि उसने सुल्तान के पद की गरिमा को, प्रतिष्ठा को, एक मायने में अगर हम बात करते हैं आज्ञाकारिता की या उसके आदेशों के पालन की, तो वो उसको उच्चतम शिखर पर पहुंचा दिया। और उसके समय जो महत्वपूर्ण अमीर थे, मंत्री थे, वो भी सुल्तान के पैरों को चूमते थे और उसकी आज्ञाओं का पालन तत्परता से करते थे। यानी वो सदैव सुल्तान से भयभीत रहते थे और सुल्तान की हर आज्ञाओं को वो पालन करते थे। अब यह अलग चीज़ है कि हम जब बात करते हैं कि मुबारक शाह खिलजी को जो अय्याज था वो नग्न स्त्री और पुरुष की संगति उसको पसंद थी, सुरा सुंदरी भोग विलास में वो डूबा रहता था और दरबार में भी वो नंगाई दरबारियों के बीच में आ जाता था, कभी कभी महिलाओं के वेश में भी वो दरबार में आ जाता था। उसने खलीफा की सत्ता को मान्यता नहीं दी और स्वयं ही अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया। 1320 ईस्वी में जब उसका वजीर था खुसरो मलिक, उसने मुबारक शाह की हत्या कर दी और स्वयं अपने हाथ में सत्ता ले ली दिल्ली सल्तनत की खुसरो मलिक ने। और उसी के समय जो उत्तर पश्चिम सीमांत का जो गवर्नर था, ताकतवर जो गवर्नर था, वो था गाजी मलिक, गाजी तुगलक भी जिसके नाम से जाना जाता है, जो बाद में तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक बना। उसने खुसरो मलिक की हत्या करके दिल्ली सल्तनत पर अधिकार कर लिया, दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और इस प्रकार दिल्ली में एक नए वंश की स्थापना हुई जो सल्तनत कालीन इतिहास में, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में तुगलक वंश के नाम से जाना जाता है। तो हम बात करते हैं तुगलक वंश की। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसे मैंने आपको बताया
इस वंश का जो संस्थापक था वो था गाजी मलिक, जो गाजी तुगलक के नाम से भी जाना जाता था। और उसने गद्दी पर बैठते ही अपना नाम गयासुद्दीन तुगलक रख लिया। गयासुद्दीन तुगलक पहला शासक था, पहला सुल्तान था जिसने अपने नाम के साथ गाजी की उपाधि को जोड़े रखा या जोड़ा। गयासुद्दीन की उपलब्धियों की बात करते हैं हम, तो उसकी जो आर्थिक नीति थी, जिसको रस्म-ए मियाया या रस्म-ए मियान कहा जाता है, ये थी मध्यपंथी नीति, जो संयम, शक्ति और नरमी पर आधारित थी। इसको ही रस्म-ए मियान या मध्यपंथी नीति के नाम से जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक ने राजस्व सुधारों की बात करते हैं तो उसने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो लागू नीति थी, जिसमें उसने खूत, मुकदम और चौधरी जो राजस्व अधिकारी थे उनके विशेषाधिकार खत्म कर दिए थे, उनको भूमि से वंचित कर दिया, धन से वंचित कर दिया। तो उस नीति को पलट दिया गयासुद्दीन तुगलक ने, और उसने खूत, मुकदम और चौधरी के पुराने अधिकार वापस लौटा दिए और राजस्व अधिकारियों को उनकी भूमि वापस लौटा दी। इसके अलावा गयासुद्दीन तुगलक की हम बात करते हैं तो वो सैनिकों को बेहद प्यार करता था और जो सैनिक थे उनको अपने पुत्र के समान मानता था। वो ऐसा करने वाला पहला मुस्लिम सुल्तान था। तीसरी बात, गयासुद्दीन तुगलक ने राजस्व व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण सुधार ये किया कि उदार दानी प्रवृत्ति का था, इसलिए उसने जो राजस्व भूमि कर जो था उस भूमि कर की दरों को कम करके उसने भूमि कर की दर निर्धारित की 1/10 से 1/11। ये महत्वपूर्ण बात थी। चौथी बात कि गयासुद्दीन तुगलक सल्तनत कालीन पहला सुल्तान था जिसने कृषि में सिंचाई के लिए नहरों की खुदाई करवाई और नहरें निकलवाई। इसके अलावा जब अगर हम उसकी उपलब्धियों की बात करते हैं, विजयों की बात करते हैं गयासुद्दीन तुगलक के, तो गयासुद्दीन तुगलक को 23 बार, कुछ इतिहासकारों के अनुसार उसने 29 बार मंगोल आक्रमण से दिल्ली और दिल्ली सल्तनत की रक्षा की, यानी मंगोल आक्रमणों से पश्चिमोत्तर सीमाओं की रक्षा की। इसके अलावा 1321 ईस्वी में उसने वारंगल, जो आधुनिक तेलंगाना के वारंगल जो काकतीय वंश था उस पर आक्रमण किया, लेकिन प्रथम आक्रमण में वो असफल रहा। 1323-24 ईस्वी में उसने पुनः जूना खां, जो उसका पुत्र था जो मोहम्मद तुगलक के नाम से जाना गया, उसने पुनः दोबारा तो वारंगल पर आक्रमण किया और इस बार वारंगल पराजित हुआ। और वारंगल के साथ साथ ही जो द्वार समुद्र का जो पांड्य राज्य था, उन दोनों को गयासुद्दीन तुगलक ने जीत कर दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया। ये उसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। और इस प्रकार हम देखते हैं कि पहली बार दक्षिण के राज्यों को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिलाने का श्रेय भी गयासुद्दीन तुगलक को ही जाता है, जिसने वारंगल और द्वार समुद्र जो पांड्य राज्य को दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी की नीति को पलट दिया, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण के राज्यों को, शासकों को वो अपने अधीनता मनवाकर वार्षिक कर लेकर ही संतुष्ट हो गया, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने उनको सीधे अपने प्रत्यक्ष शासन में ले लिया। इसके अलावा जब गयासुद्दीन तुगलक की बात करते हैं हम, तो गयासुद्दीन तुगलक ने जब वो बंगाल दौरे पर था, बंगाल अभियान पर गया हुआ था, तब ऐसी अफवाह उड़ी, ऐसी बातें सुनने को मिली कि जो उसका पुत्र है गयासुद्दीन तुगलक का जूना खां, वो उसने प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की शिष्यता ग्रहण कर लिए है। और निजामुद्दीन औलिया जो हैं
वो ये घोषणा कर रहे हैं कि वो भावी सुल्तान बनने वाला है। तो और भी कोई कारण रहा होगा शायद। जो औलिया थे, निजामुद्दीन औलिया जी थे, उनके खान का जो उनके पास शायद और विद्रोही विरोधी असंतुष्ट सुल्तान के विरोधी वहाँ आते थे और सुल्तान के खिलाफ शायद वो षड्यंत्र रचते थे, विद्रोही गतिविधियाँ शायद वहाँ होती थी। ऐसा संकेत, ऐसा आभास, ऐसी जानकारी गयासुद्दीन तुगलक को मिली। तो गयासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन औलिया से नाराज हो गया और उसने दिल्ली से, वहाँ बंगाल से ही निजामुद्दीन औलिया को सबक सिखाने और समस्त धन संपत्ति राजकोष में जमा कराने का हुक्म दिया। और इसी प्रत्युत्तर में प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने एक शब्द कहा था, एक वाक्य कहा था जो बहुत प्रसिद्ध है, आज भी लोगों की जुबान पे यदा कदा आता रहता है। उन्होंने कहा था, दिल्ली दूर अस्त है, हुनूज दिल्ली दूर अस्त है, जिसका शाब्दिक अर्थ आप शायद सभी जानते हैं कि दिल्ली अभी दूर है। मतलब इनका भावार्थ जो हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं, वो ये है कि निजामुद्दीन औलिया जी का ये कहना था कि हुजूर अभी दिल्ली आइए, दिल्ली आपसे बहुत दूर है। और संयोग ऐसा हुआ कि वो गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली लौट ही नहीं पाए। इसकी हम अभी बात करते हैं। जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान से, सफल अभियान से लौट रहा था तो उसके पुत्र जूना खां, उसने दिल्ली से पहले, दिल्ली जो तुगलकाबाद है, तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर पहले अफगानपुर में एक बड़ा लकड़ी का महल तैयार करवाया। जो तत्कालीन सभी जो इतिहासकार हैं वो उसके बारे में जानकारी देते हैं, जैसे जियाउद्दीन बर्नी भी हैं, इब्न बतूता हैं, वो सब इसके बारे में जानकारी देते हैं। और वो कहते हैं कि उसके पुत्र जूना खां ने अपने पिता और सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक का स्वागत करने के लिए, विजय उल्लास मनाने के लिए वो लकड़ी का महल तैयार करवाया था। और जब सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक उस लकड़ी के महल में प्रवेश किया तो अब ये अलग इशू है, अलग मुद्दा है कि वो लकड़ी का महल कैसे गिरा। लेकिन संयोगवश, दुर्घटनावश या साजिशवश, खैर जो भी हो, वो लकड़ी का महल भरभरा कर नीचे गिरा और जिसमें गयासुद्दीन तुगलक वो स्वयं और उसके साथ उसके बहुत से अमीर, सैन्य अधिकारी वगैरह उस लकड़ी के महल के नीचे दबकर मर गए। इस प्रकार जो औलिया जी का कथन सत्य साबित हुआ और वो सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक कभी दिल्ली नहीं पहुंच पाया। खैर वो अलग इशू है। दूसरी बात कि गयासुद्दीन तुगलक की जो मृत्यु हुई 1325 में लकड़ी के महल में दबकर मरने से, वो दुर्घटना थी, संयोग था, साजिश थी, क्या था, इसको लेकर जो हम बात करते हैं, तत्कालीन जो इब्न बतूता जो इतिहासकार हैं उनके अनुसार वो भी यही कहता है कि वो जूना खां के षड्यंत्र का शिकार हुआ। यानी अगर उस कथन को माना जाए तो ये साबित होता है कि मोहम्मद तुगलक अर्थात जूना खां ने अपने पिता की हत्या करवाई गद्दी प्राप्त करने के लिए। लेकिन कुछ इतिहासकार उसे ऐसे भी कहते हैं कि संयोग से, दुर्घटनावश वो महल गिरा और वो इसके लिए जो जूना खां है, मोहम्मद तुगलक है, उसको उसके लिए, पिता की हत्या के लिए, सुल्तान की हत्या के लिए उसको दोषी नहीं ठहराते। खैर जो भी हो, 1325 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पर एक नए
शासक सुल्तान का राज्यारोहण हुआ। जो जूना खां भारतीय इतिहास में, सल्तनत कालीन इतिहास में वो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध है। और मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक शासन किया, जिसकी अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।